मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बीमारी के संबंध में आपको बताने के लिए, जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि यह कंधे का जाम हो जाना आखिरकार होता क्या है। मित्रों देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ प्राइमरी कारण होते हैं, कुछ इसके सेकेंडरी कारण होते हैं। प्राइमरी कारण का मतलब मित्रों ये होता है कि बगैर किसी कारणवश आपका कंधा जाम हो गया। और सेकेंडरी कारण होते हैं, कई बार इनके कारण जो ये होते हैं, जैसे कि शुगर वालों में बहुतायत में होते हैं, और कई बार थायराइड की बीमारियों में इस तरीके की बीमारी बड़ी कॉमन सी होती है। चोट लग जाने के कारण होता है। कई बार हम लोग मित्रों, जैसे किसी की हाथ टूट गई, उसमें ऑपरेशन करते हैं। कई बार कलाई टूट जाती है, उसमें हम लोग इमोबलाइज जब आपको करते हैं, मतलब आपको प्लास्टर बांध दिया और कुछ दिनों के लिए आपको हाथ घुमाने के लिए मना कर दिया। इवन कई बार कंधे में ही चोट लग जाती है। तो ये सभी आगे चल करके कुछ लोगों में, जो लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं, कसरत नहीं करते हैं, उनमें यह फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज तो ये हम जाने कि हम किसी चीज को फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम होना कहेंगे किसे। मित्रों देखिए, कई तरीके के लोग हम लोगों के पास आते हैं। कई बार मित्रों ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति विशेष आए और उनसे पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है, तो वो कहते हैं साहब हमारे कंधे में दर्द हो रहा है। मगर आप थोड़ा सा उनसे और खुलकर पूछिए तो ये बताएंगे साहब कंधे में तो हो ही रही है, मगर गर्दन के पीछे भी, हाथों में भी दर्द आ रहा है, पूरे हाथों में उतर रहा है। तो मित्रों सतर्क हो जाइए, ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है। जैसा मैंने आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी में जो बताया है, ठीक आप उसको देखेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे लेमैन के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं साहब, तो ये होगा, आप कंधा किसी भी डायरेक्शन में घुमाएंगे और ये कंधा दर्द होगा। आगे करने में, पीछे ले जाने में, ऊपर ले जाने में ये कंधा आपको दर्द करना शुरू हुआ, तो आप इसे फ्रोजन शोल्डर कहेंगे। आप अपना बायां हाथ उठा के दिखाइए। ऐसे आगे नहीं। अच्छा, अब आप अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दिखाइए। अब जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए बहन, दोनों हाथ उठाइए। अब आप अपना एक हाथ उठाइए, टूटा वाला कितना उठत है, एक ऊपर नहीं जात है। अब अगर कोशिश करें तो का उसे ऊपर कुछ बढ़ी, इतना बढ़त है, तो आगवा से बढ़त है। अब हाथ नीचे कर लें भाई। मगर मित्रों, कई बार किसी इंसान से ये कहें कि आप अपना हाथ ऊपर करें और एक इंसान इसके ऊपर नहीं कर ले रहा है, बट अगर वो असिस्टेड मूवमेंट कर दे, मतलब अपने हाथ से हाथ को पकड़कर ऊपर ले जाए और हाथ को ऊपर लेकर चले जाते हैं, तब आप इसे फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे। यह आपके कंधे की वीकनेस के कारण होती है। अच्छा मित्रों, कई बार इस तरीके की वीकनेस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में होती है। जैसे अगर कोई इंसान, चोट आ जाती है हम लोगों में और गर्दन बहुत तेजी से घूम गई, या कई बार मित्रों बहुत शार्प इंजरीज हो जाए, जैसे कंधे पे बहुत तेज चोट लग जाए। कई बार ये क्लेविकल की हड्डी भी टूट जाती है मित्रों, और ये कई बार फ्रेगमेंट नीचे चला गया, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई, तो कुछ समय के लिए हमारी इस कंधे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल दम ही नहीं लग रहा है। तो इन्हें आप फ्रोजन शोल्डर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें असिस्टेड मूवमेंट अगर आप करिए तो आप हाथ ऊपर उठाकर लेकर चले जाएंगे। आकर दिखाइए। नहीं नहीं, कहने का मतलब अगर अपने से उठाने दीजिए, पहले नीचे रखिए हाथ, अपने से उठाइए, सहारे से नहीं। अब उठाइए। अच्छा, ऐसा करने में कोई दर्द नहीं होता कुछ। अच्छा, अब दूसरे सहारे से हाथ पकड़कर ऊपर उठाइए। अच्छा, इस प्रक्रिया में भी कोई दर्द कुछ नहीं। अच्छा, अब मित्रों यदि फ्रोजन शोल्डर हो ही जाता है तो आप इसको ट्रीटमेंट, बड़ा इसका एक बड़ा आसान सा मेथड है, मगर आपको समझना होगा कि आप कितने दिन में सही होंगे।
ये बीमारी मित्रों ऐसी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आपको हो जाए। देखिए ये बीमारी शुरुआत होगी, फिर एक बार कुछ दिनों तक रहेगी, फिर ये अपने आप खत्म भी होती है। तो मित्रों देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी स्टेजेस हो जाती हैं। जैसे स्टेजेस का सेंस ये हो गया मित्रों कि कोई भी बीमारी होती है तो डिफरेंट स्टेजेस हो जाते हैं। जैसे इसके भी 3 स्टेज होते हैं। जैसे मित्रों जो पहली स्टेज आती है इसमें एक फ्रीजिंग स्टेज होती है। आप एक मोटे तौर पे समझें, बर्फ आप जमाते हैं ना, तो पहले वो फ्रीजिंग पॉइंट तक जाएगा, मतलब आपका फ्रीजिंग स्टेज पहला स्टेज होता है। मित्रों ये 6 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते तक रहता है। इसमें क्या होता है, बड़ा पेनफुल कंधा होता है फ्रीजिंग स्टेज में। आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करेंगे तो बहुत सीवियर ग्रेड का पेन होगा। अच्छा मित्रों एक ध्यान देने योग्य बात है, यदि मान लीजिए किसी का फ्रीजिंग स्टेज है और हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाए और कहें नहीं आप खूब कसरत करिए, खूब आपका हाथ ऊपर होगा, तो अनावश्यक हम लोग ऐसे व्यक्ति विशेष को दर्द ज़्यादा देते हैं। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी समझना होगा कि हमें पेशेंट को कसरत कब एडवाइस करना है, कि आप कसरत कब से शुरू करें। तो जब फ्रीजिंग स्टेज होता है तो ये पेनफुल होता है। तो मित्रों पहले तो इसमें मेडिकेशन बड़ा मायने रखेगा। हम दवाएं दें ताकि ये दर्द पहले तो कम हो। हमसे जितना भी हो सके हम थोड़ा मोड़ा मूवमेंट कर करके अपने को जज करें। बहुत ज़्यादा पेन हो तो आपको कसरत करने वाली ज़रूरत अभी इस स्टेज में नहीं होती है। अब सेकेंड स्टेज होती है जिसे हम लोग मेनली बोलते रहते हैं फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। तो फर्स्ट स्टेज हो गया फ्रीजिंग स्टेज, सेकेंड आ गया फ्रोजन स्टेज। अब मित्रों फ्रोजन स्टेज जो होता है इसमें होता ये है कि आपका दर्द तो थोड़ा सा कम हो जाता है बट आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो इस स्टेज से आपको कसरत की शुरुआत करनी है। अच्छा मित्रों इसमें कई तरीके की कसरत हैं और कसरत भी ऐसा कुछ नहीं करना है टिपिकल की पता चला आप कर ही नहीं पाए और फिर उसके बाद और अलग से दिक्कतें हो जाएं। अच्छा मित्रों ये जो स्टेज फ्रोजन स्टेज होती हैं ये कुछ कुछ लोगों में मानकर चलिए कि ये 6-6 महीने तक रह जाती है। और इस स्टेज में क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो आपको मूवमेंट जो है थोड़ा कम होता है, इसलिए स्टेज में आपको मूवमेंट और कसरत करना शुरू करना है और खूब अच्छे से इस हाथ को घुमा करके जल्दी से इसे रिकवर कर लेना है। मित्रों अब हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे स्टेज को थॉविंग स्टेज कहते हैं। मित्रों बिल्कुल जैसे बर्फ पिघलती है ठीक ऐसे ही जो भी हमारे कंधे के जो डिसीज़ होते हैं, जो जमाव होता है वो बर्फ़ की भांति गल जाता है। और थॉविंग स्टेज मित्रों कई लोगों में तो 6-6 महीने से 2-2 साल तक मैंने देखा है कि लोगों में रह जाता है। बट हाँ मित्रों ये स्टेज जो होती है उतना पेनफुल नहीं होती है। तो थॉविंग स्टेज समझिए कि ये इसका अंतिम चरण है, इसके बाद ये बीमारी खत्म हो जाती है। मित्रों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरीके का जो डिसीज़ होती है फ्रोजन शोल्डर, ये अक्सर करके 40 साल की उम्र के बाद ही देखने को बहुतायत में मिलती है और ख़ासकर हमारी बहनें, हमारी माताएं इनमें बड़े कॉमन होती है। तो ये थोड़ा सा हमारी महिलाओं को और हमारी बहनों को और साथ साथ 40 साल की उम्र से जो ज़्यादा लोग होते हैं उन्हीं में ये बहुतायत में पाई जाती है। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट स्टेजेस में कब आपको कसरत करनी है कब नहीं करनी है, आपको किस स्टेज में हम लोग कंसीडर करेंगे ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मित्रों मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि पेन जो होता है ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पेन को सबसाइड करने के लिए जो ऐसे लोकल जो आपका कैप्सुलाइटिस है इसको कम करने के लिए हम लोग आप पर एक कसरत सिखाते हैं और कई बार हम लोग आपको लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं। तो मित्रों जब हम लोग लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट करता है और इसमें कई बार मैंने ये देखा है कि इसके बाद आपकी रिकवरी बहुत शानदार हो जाती है, इवन हफ्तों में आप रिकवर कर जाते हैं। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग फ्रोजन शोल्डर का इलाज करते हैं। हाँ मगर मित्रों एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी को शुगर है और शुगर पता चला 220 पार कर रहा है, अच्छा मित्रों शुगर का भी लेवल देखिए 170 160 तक शुगर होता है ना, 180 तक जाएगा तो नहीं। बट जिन लोगों का अनकंट्रोल शुगर होने लगता है, मान लीजिए ये 240 आपका शुगर का लेवल
पार करना शुरू हुआ तो समझ जाइए फ्रोजन शोल्डर अपने आप आ जाता है। तो हम लोगों को कई बार पूछना पड़ता है आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अच्छा, डायबिटीज़ है तो फिर आपको लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं लग सकते हैं, तो फिर आपको कसरत पर ही हम लोग प्रमोट करते हैं और आपको कहते हैं भाई आपकी जो डिसीज़ है, सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, आप उनको सही करें, मतलब थायराइड सही करें, आप अपने शुगर को कंट्रोल करें, तो इस तरीके से आपको बेहद फ़ायदा मिलता है। तो अब मित्रों आइए, अब हम लोग कसरत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कसरतें बताता हूँ, आप नियमित तौर पर इन कसरतों को करें और बेहद लाभान्वित हों। मित्रों, किसी भी कसरत को शुरू करने के पहले हम यह ज़रूर ध्यान दें, जिस जगह की कसरत होनी है हम उस पर सेल्फ मसाज अवश्य करें ताकि उस इलाके की ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। अब आइए मित्रों, हम पहला एक्सरसाइज करते हैं आर्म स्विंगिंग मूवमेंट। मतलब हम बेहतरीन तौर पर अपने हाथ को जितना दाहिने बाएं घुमा सकते हैं वीडियो के अनुसार जरूर करें। अब दूसरे नंबर की कसरत फ्रंट आर्म स्विंगिंग, मतलब अब आप आगे आगे अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। मित्रों, जब भी इस कसरत को करें तो एक आध बार खूब तेजी से ऊपर हाथ ले जाएं ताकि आपका हाथ और खुलता जाए वक्त के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब मित्रों, हम सभी तीसरी कसरत की तरफ आएंगे जिसे हम लोग क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं। हम वीडियो में दिखाए भांति अपने कंधे को पकड़ करके और अंदरूनी तरफ चेस्ट की तरफ बहुत तेजी से दबाएंगे कि एक बार अपने लेवल पर एक बार ऊपर की तरफ करके। अब चौथी कसरत होती है जिसे हम लोग शोल्डर श्रग कहते हैं, मतलब कंधे को ऊपर ले जाना है और नीचे लेकर आना है। ठीक ऐसे ही मित्रों, जो हमारी अलग कसरत होती है उसे शोल्डर फ्रंट श्रग कहते हैं, जिसमें हम कंधे को आगे लाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, पुनः आगे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। ठीक ऐसे ही मित्रों, हम लोग अब शोल्डर बैक श्रग करेंगे, जिसमें अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध करके और अपने हाथ को पीछे की तरफ आसानी से ले जाएंगे। यह पेनफुल होता है अक्सर करके फ्रीजिंग शोल्डर वाले लोगों में, किंतु इस कसरत से आपको बेहतरीन फायदा होगा और हमें इसे नियमित रूप से करना ही चाहिए। अब मित्रों, हम लोग सातवीं कसरत वॉल पुशअप्स करेंगे, जिसमें हमारा कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी और जैसा वीडियो में दिखाया गया है आप इस कसरत को करेंगे। देखिए, जितनी भी कसरतें आपको सिखाई गई हैं सभी 2-2 मिनट 4-4 मिनट आप अवश्य करें। यदि दुख ज़्यादा है तो आप और कसरत करिए ताकि यह बहुत आसानी से आपको फ्री कर दे। अब हम 8वें नंबर की कसरत पर आएंगे जिसमें हम कहते हैं साइड लाइंग एक्सटर्नल रोटेशन। यह बहुत आसान सी चीज़ है। जब हम लेटे रहें तो कई बार हम लोग ठंडक का दिन है अस्कत करते हैं, उठ नहीं पाते हैं या ऐसे भी थकान हो, तो इस कसरत को हम अवश्य करें और इस कसरत को मित्रों 10 से 15 मिनट जरूर करिए। ठीक लेटे ही हुए साइड लाइंग एक्सटर्नल रोटेशन की इस कसरत को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें आप ठीक तौलिए को रख लें और ठीक अपने जैसा वीडियो में दिखाया गया है आप इसे करें। चूंकि यह लेट कर करनी है और यह खासकर सोने के पहले आप इसे ज़रूर करें और इसे जितना हो सके 10 मिनट के लिए मित्रों करें तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अब इसी क्रम में 9वें नंबर की कसरत है मित्रों, जिसे हम लोग स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा आगे को झुकेंगे और हाथ वीडियो की भांति चलाएंगे। इसके उपरांत पेंडुलम एक्सरसाइज है। हम एक बार क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज अपने कंधे को घुमाएंगे। अब आइए वॉल स्लाइड एक्सरसाइज करें। बिल्कुल वीडियो में भांति हम एक टॉवल को लेकर दीवार के सहारे ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। यह भी मिनिमम आप जरूर से 10 मिनट करें। अब वॉकिंग फिंगर अप द वॉल एक्सरसाइज। उंगली जितनी ऊपर जा सके आप इसे ऊपर तक ले जाएं, फिर अपने आर्मपिट को दीवार में सटाने की कोशिश करें।
अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों आप कसरत को सीखे हैं, आप ईमानदारी से इसको करेंगे और फ्रोज़न शोल्डर से आप मुक्ति पाएँगे। और आपके जो भी सगे-संबंधी हैं, उन्हें अगर दिक्कतें शुरू हो रही हैं, तभी आप कसरतों को शुरू कर दें ताकि आप बहुत अच्छे से आप ठीक हो जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्ते।